कोर्स में यूक्रेन और रूस में भीषण जंग। यूक्रेनी हाइमार्स के हमले में इमारत तबाह हो गई। तो कुर्स में युद्ध की जो आग है वो अभी भी भड़कती नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस में ये जंग जारी है। यूक्रेनी हाइमार्स के हमले में ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। और वहीं खार्किव पर रूस का विनाशक हमला भी देखने को मिला है। रूस ने एक साथ कई शहरों पर 12 मिसाइलों से भी दागी हैं। दरअसल कई शहरों पर बड़ा एयर स्ट्राइक्स रूस की तरफ से की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी हमले में खार्किव में भी भारी तबाही हुई है। मिसाइल अटैक से कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार कई बिल्डिंग्स को बड़ा डैमेज पहुंचाया गया है और मिसाइल अटैक से इन बिल्डिंग्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। जी तो पुतिन के प्रतिशोध की आग यूक्रेन में बारूदी विनाश। और किस तरह से यूक्रेन में हमले पुतिन की सेना के लगातार जारी हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के शहर हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने हमले बढ़ाए उसके बाद रूस की ये प्रतिक्रिया। रूस का टारगेट देखिए, 1 दर्जन शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई है। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में अटैक किया गया है। खार्किव पर 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया इन हमलों में? 3 तरह के मिसाइलों से यह धावा बोला गया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज से अटैक किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई गई है। हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। कितने और कहां हमले हुए देखिए। 78 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। 110 ड्रोन से पूरा यूक्रेन दहल गया। और सबसे ज्यादा तबाही कहां हुई है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर धावा बोला गया इन हथियारों से। और देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे रूस बड़े अटैक कर रहा है। रूस के इस बारूदी हमले से महातबाही की आशंका लगातार बनी हुई है। और कहां पर हमले किए गए हैं ये हम आपको बताते हैं और किस किस चीज को टारगेट किया गया। एक इमारत पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और खार्किव की अगर बात करें, रिहायशी इलाके में तबाही हुई है। पूरे इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। निप्रो की अगर बात करें तो एक के बाद एक कई धमाके किए गए हैं। 3 इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। क्रूज मिसाइल से तबाही हुई है। यानी लगातार कई इलाकों के अंदर सीधे तौर पर अब रूस बड़े अटैक कर रहा है और इनका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा ऑयल डिपो और दूसरे इलाकों को टारगेट करना है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर हमारे कई एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और निनाद सेठ, डिफेंस जर्नलिस्ट, जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। इन सबका रुख करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये बड़े अटैक्स रूस की स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव कर रहे हैं। मैं श्रीवास्तव सर की तरफ रुख करता हूं। श्रीवास्तव, खास तौर पर इस तरीके के अटैक रूस तब कर रहा है जब 20 तारीख करीब आने वाली है। लोग लगातार इस बात का आकलन लगा रहे हैं कि देखिए युद्ध शायद रुक जाएगा, शांति बहाली होगी, लेकिन रूस के अटैक किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई है कि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ये लड़ाई बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने अनाउंस भी किया था कि 24 घंटे के बाद, वो टेक ओवर करने के बाद ये लड़ाई बंद हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई बंद होती है डोनाल्ड ट्रंप के आने पे, तो जितनी जो सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हैं वो इम्प्रूव करेंगे। और रूस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका वो जीते। उसका मकसद है ईस्ट यूक्रेन के अंदर पूरा डॉनबास का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन जीते और उसके साथ साथ मनोबल तोड़ दे यूक्रेन का, उसके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर दे, उसकी सप्लाई चेन को एक प्रकार से डिसरप्ट कर दे और कहीं किसी तरीके से कीव जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अंदर इतना फायर करे कि जो वहाँ पर पब्लिक है उसका भी मोराल डाउन हो जाए। और जो कुर्स्क है जो कि यूक्रेन ने अभी तक लिया हुआ है, 40% के करीब कुर्स्क का इलाका तो वापस ले लिया रूस ने, उसको भी लेने की कोशिश करेगा, जहां पर वो 12,000 के करीब उसने नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स भी डालें। तो ये सच्चाई है कि ये अब रूस का
मकसद है कि किसी तरीके से वो ये कार्रवाई करे। और यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन को लगता है कि उसका मकसद है कि अपनी ईस्ट यूक्रेन के अंदर ज़्यादा पीछे ना जाए, अपनी जो जहां पोजीशन है उसको होल्ड ऑन करे और कुर्स्क के अंदर स्पेशली जहां इलाका उसने जीता हुआ है 1200 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको बरकरार रखे। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके हो क्या सकता है? देखो, होने को अगर 3 बातें होंगी। अगर ये लड़ाई फ्रीज हो जाती है और सीज फायर हो जाता है तो हो सकता है कि इन 3 टर्मों पे होगा कि जहां जो है वहीं पर रहेगा, बफर जोन बनेगा। उसके बाद जो 18 से 20% जो रूस ने यूक्रेन का इलाका जीत लिया वो तो वापस मिलेगा नहीं यूक्रेन को। और बिल्कुल शिवाज सर को एक ऐसी दी जाए कि एश्योरेंस कि यूक्रेन आगे नाटो के अंदर, लेकिन 15 ये सब तो तब होगा जब दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। अभी तो वही सूरत नजर नहीं आ रही। और देखिए, रूस ने इस बीच यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पैंटर S-1 एयर डिफेंस से ने हमला किया है और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा था ये ड्रोन, लेकिन उसके पहले ही इस ड्रोन को मार गिराया गया। अगली खबर डॉनबास से। डॉनबास में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। डॉनबास के नोवी रुद पर रूसी कब्जा हो गया है और रूसी हमले से पोस्ट छोड़कर भागी है यूक्रेन की सेना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार डॉनबास के इलाकों में रूसी सेना बढ़त बना रही है और खास तौर पर यूक्रेन के सैनिक कई मोर्चों से पीछे या फिर उस मोर्चों को छोड़कर भाग रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है, क्रिसमस पर यूक्रेन पर बमबारी से भड़का अमेरिका। रूस को जवाबी हमले की बाइडेन की चेतावनी। यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है बाइडेन ने। तो देखिए, बाइडेन के ठीक जाने के पहले आप देखिए यूक्रेन को किस तरह से बड़े बैकअप मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अब राष्ट्रपति कुछ ही दिनों के लिए हैं। इस बीच जो हमले हुए हैं क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर, उसको लेकर बाइडेन ने चेतावनी दी है। यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है। और वहीं देखिए, रूस के भीषण हमलों से केलॉन्ग कीथ नाराज है। जी हां, रूस के बड़े पैमाने पर हमले से निंदा भी उन्होंने की है और ट्रंप ने कीथ केलॉन्ग को यूक्रेन के लिए शांति दूत बनाया है। देखिए, लगातार अब बाइडेन के अलावा ट्रंप के कई लोग जो हैं वो खुद रूस के लगातार इन हमलों की मुखालफत या फिर उसको लेकर उसकी निंदा भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो रूस की तरफ से जो मिसाइलों की बरसात यूक्रेन पर की गई है, उससे आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका भड़का हुआ है और ट्रंप के करीबी भड़के हुए हैं। कीथ केलॉन्ग ने क्या कहा है इस हमले के बाद? यूक्रेन पर क्रूरतापूर्वक हमला हुआ, ये वक्त शांति का, युद्ध का नहीं है और मिसाइल ड्रोन से हमले करना गलत है। और देखिए, कौन है कीथ केलॉन्ग, ये भी आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी है कीथ और यूक्रेन के लिए ट्रंप के शांति दूत भी है। डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट इनको किया है। क्या मैसेज दिया है? रूस के हमले का समर्थन नहीं है, एक तरीके से ये कहा है उन्होंने। करीबी वाले आरोप खारिज भी किए उन्होंने कि वो ट्रंप के बेहद करीबी है, समझौते के लिए दबाव संभव है। तो ये संदेश एक तरीके से जा रहा है। अब सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से बाइडेन आउटगोइंग प्रेसिडेंट युद्ध को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप से जो एक्सपेक्टेशन है अपकमिंग गवर्नमेंट को लेकर, निनाद सर, अगर इसको बहुत ही अलग तरीके से देखने की कोशिश की जाए, इस पूरे मामले में जो नई सरकार है यानी ट्रंप की आने वाली सरकार है, क्या ओवर एक्सपेक्टेशन है ट्रंप से कि वो आएंगे और सीज फायर कराएंगे, युद्ध बंद कराएंगे, कोई बातचीत होगी? क्योंकि ये बहुत ही उलझता मामला जा रहा है। और क्या ट्रंप वाकई में वो पर्सनालिटी या जो वो व्यक्ति हैं जिनसे पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर सकती है? देखिए, ट्रंप एक अमेरिका का आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट है कि पूरी दुनिया की दिक्कतें हमारी दिक्कतें नहीं हैं, उस पर भरोसा करते हैं। अब इसमें 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के यूक्रेन ये लड़ाई 1 महीने से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। ये एक तथ्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
दूसरा लेकिन पहलू ये है कि जब आप जमीन पे जीत रहे होते हैं और 20 किलोमीटर हर रोज रूस जीत रहा है, बड़ा पिक्चर यह है कि पिछले 1 महीने से हर रोज 20 स्क्वायर किलोमीटर रूस जीत रहा है, तो आप इतनी जल्दी अपनी पोजीशन गिव अप नहीं करते। इसमें एक सब पहलू, छोटा पहलू यह है कि रूस, और चलिए अगर मान भी लिया जाए कि रूस मान लेता है कि जहां जो है वो हम एक स्थिति में रखते हैं, तो उसमें बफर जोन को पुलिस कौन करेगा? क्या फॉरेन की प्रेजेंस पुलिस अगर करती है उस बफर जोन को, वो रूस को मान्य नहीं होगा। लेकिन सर इसमें मूल बात यह है कि क्या यह वाकई में आपको फिजिबल लगता है? डिप्लोमेटिक हिसाब से देखिए, वॉर के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखिए, जो फाइनेंशियल पुश हुआ है इस वॉर में अमेरिका की तरफ से, कि ट्रंप आएंगे और बैकआउट कर जाएंगे, क्या वाकई वो 100% फंडिंग तो बैकआउट कर जाएंगे पहले महीने में ही, क्योंकि इसी को अमेरिका का आइसोलेशनिस्ट सेंटीमेंट कहते हैं। वो इसको अब फंड नहीं करेंगे। अब अगर यूक्रेन में यूक्रेन के पास विकल्प और मित्र दोनों कम होते जा रहे हैं, बिना अमेरिकी पैसों के वो कितनी देर तक लड़ सकता है? तो मेरे को लगता है कि ट्रंप की स्टाइल ये होती है कि वो एक पूरा अल्टीमेटम देते हैं डील करने के लिए। डील बड़ी सिंपल है कि जो जहां है वहां रहे, पर रशिया को ये एक्सेप्टेबल होगा क्या? वो थोड़ी और जमीन चाहेगा क्या? वो चाहेगा कि फॉरेन वाले लोग आके पुलिस करे, जैसे मैं कह रहा था। पर एक बात पे आप बिल्कुल भरोसा करें कि ट्रंप इस लड़ाई के लिए अब पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल निनाद, देखिए ये बात तो तय है कि पैसे ट्रंप नहीं देंगे, लेकिन ये भी बात है कि रूस भी उस फॉरेन कंट्री के किसी भी पुलिस को, पैरामिलिट्री को, आर्मी को अब यूक्रेन की जमीन पर आने नहीं देगा। ये रूस बहुत क्लियर कर चुका है। उसका साफ ये भी कहना है कि जिस देश के ये सैनिक आएंगे उसी देश पर हम हमला कर देंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रूस भी अपनी चीजों को लेकर बहुत अड़ा हुआ है। और चलिए इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि रूसी Tu-95 बॉम्बर से भीषण बमबारी हुई है। रात भर गरजते रहे हैं Tu-95 बॉम्बर्स, और रूसी बॉम्बर से हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे Tu-95 बॉम्बर से लगातार कई इलाकों में रूसी बॉम्बर्स ने हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस की नई रणनीति, पूरे इलाके पर कब्जे के लिए जंग तेज। जनवरी में पूर्वी यूक्रेन पर और हमले होंगे। और देखिए पूर्वी यूक्रेन पर रूस का संपूर्ण कब्जा, यानी कैसे लगातार रूस अब बड़े स्ट्राइक्स कर रहा है, खासतौर पर डोनेट्स्क के इलाकों में। और रूस ने डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान भी तेज कर दिया है। खास तौर पर हम आपको बताएं कि लगातार इन इलाकों के अंदर डोनेट्स्क में 75% से ज्यादा इलाकों पर रूसी कब्जा कर लिया गया है। अब निप्रो को भी जीतना चाहती है रूसी सेना। बिल्कुल, और देखिए ऑपरेशन निप्रो के लिए 5000 सैनिक भेजे हैं। निप्रो नदी पार करने की तैयारी में रूसी फौज है। नदी पार कर पूर्व से पश्चिम आने की कोशिश की जा रही। नदी पार कर निप्रो शहर पर कब्जे का प्लान है। या निप्रो विजय के बाद खेरसोन कूच करेगी रूसी सेना, और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब डोनेट्स्क से खासतौर पे आगे बढ़ना चाहती है। और युद्ध की तैयारी कैसे कर रही है रूस की सेना, ये भी हम आपको बता देते हैं। नए Su-57 और Su-34 जैसे विमान तैनात किए गए हैं। ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर दी गई हैं। डिफेंस सिस्टम की बात करें, S-500 एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया गया है। सवाल यही है कि रूस की ये बड़ी जंगी तैयारी क्या इंडिकेट करती है? पांडे सर, सवाल यहां पर यही है कि रशियन जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा निनाद सर कह रहे थे कि क्या वाकई में ट्रंप या अमेरिका की किसी भी कोशिश को रूस बहुत आसानी से मान लेगा, तब जबकि वो इस युद्ध में हर दिन जीत रहा है? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जैसा डनपर रिवर की बात की, हो सकता है कि बातचीत में रशिया कहे कि डनपर रिवर के ईस्ट में जो इलाका है वो रशिया का हो जाए, और उसके साथ में वो कर्स्क को भी लेना चाहेगा। कर्स्क में जो कब्जा है उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहेगा। निश्चित रूप से लगभग 50% आसपास उस पर कब्जा हो चुका है, और कोरियन सैनिकों का आने के बाद उसकी शक्ति बढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी क्रिसमस के दिन जो हमले किए गए, उसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, वो संदेश क्या है? देखिए, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से क्रिसमस 25 को था, लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस 7 जनवरी को है। और पुतिन का ये बड़ा सीधा साधा मैसेज है कि आप जो है यूरोपियन कल्चर के साथ मूव कर रहे हैं, नाटो के साथ आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गलत है। आपको रशियन कल्चर को ही फॉलो करना होगा। तो कुल मिलाकर, और ये अटैक जो किया गया एयर, सी और लैंड तीनों माध्यम से किया गया, जो 2 बॉम्बर्स का आप जिक्र कर रहे हैं,
ये भी जो है उसी का ऑपरेशन का हिस्सा थे। कहा गया कि 106 शायद ड्रोन्स अटैक किए गए, 54 आपने बताया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, 52 को जैम कर दिया। तो कौन से ड्रोन सफल हुए? और जो इतना बताया जा रहा है चारों तरफ की बहुत ज़्यादा जो है लोग मारे गए और बहुत नुकसान हुआ, वो किसने किया? मिसाइलें जो है 78 मिसाइलें जो है वो लॉन्च की गई, जिसमें से लगभग 60 मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया गया। तो कितना हानि हुई, और 10 रीजन में जो है बिल्कुल इलाके में अटैक किया गया, तो और क्षति जो हुई इतनी कम हुई। तो कुछ जो वेस्टर्न मीडिया का इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इरादा है वो अभी तक जो है पुख्ता चल रहा है। बिल्कुल आपने देखना होगा कि 20 जनवरी के पहले जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि दोनों पक्ष अपना पक्ष किस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा होल्ड होगा उतनी ज़्यादा उनकी निगोशिएशन कैपेसिटी और पावर होगी अपनी तरफ लाने के लिए। बिल्कुल तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से खबरों के जरिए एक बढ़त दिखाने की कोशिश की जा रही है, जमीन पर वो कितने सच हैं। और देखिए इस बीच रोस्तोव में रूस पर यूक्रेन का पलटवार, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन का हमला, रूसी हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। देखिए एक और खबर इसी तरह की सामने आई जब यूक्रेन ने रूस को टारगेट किया और इसमें हथियार डिपो पर हमला करने, उसे टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि लगातार यूक्रेन कोशिश नहीं कर रहा है, यूक्रेन भी बड़े ड्रोन अटैक कर रहा है रूस पर, उन इलाकों में जो खासतौर पर रूस के लिए एक बैकबोन कहे जाते हैं। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि रोस्तोव और ओब्लास्ट में ड्रोन अटैक किए गए हैं, रूसी गोला बारूद डिपो इसमें तबाह कर दिए गए। रूस के बड़े हथियार डिपो को भी एक साथ निशाना बनाया गया। और खास बात यह भी कि डोनेट्स्क में हथियार सप्लाई को केंद्र है और तेल रिफाइनरी पर भी हो चुके हैं ये हमले। और लगातार इन इलाकों के रोस्तोव, क्योंकि सदर्न कमांड का इलाका है, इसको ज्यादा फोकस कर अब यूक्रेन की तरफ से लगातार अटैक है। सिवाज सर, ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन वाला एंगल, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सप्लाई चेन का एंगल दोनों ही तरफ से प्रोमिनेंटली अटैक किया जा रहा है। कोशिश रूस भी कर रहा है, कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है, और खासतौर पर यूक्रेन की कोशिश तो रोस्तोव में बड़े अटैक करने की शुरू से रही है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, तो आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। ऐसा लगता है एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेट। इसका मतलब कि 20 जनवरी से पहले जितना भी एस्केलेशन हो सकता है कोशिश करें, जितना भी आप जीत सकते हैं दोनों तरफ से कोशिश करें। यूक्रेन का है किसी तरीके से कुर्स्क को नहीं छोड़ना, और यूक्रेन का जो इलाका है, ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका, वहाँ पर ज़्यादा इलाका नहीं घुमाना। और रूस चाहेगा कि जितनी ज़्यादा जीत सके वो जीते। मगर एक चीज़ का, दोनों तरफ जो सप्लाई चेन है वो एक प्रकार से दोनों की वीकनेस है, और दोनों एक दूसरे की सप्लाई चेन और एनर्जी सेक्टर पे हिट कर रहे हैं, और ये होता रहेगा। अब हम ये ले के चलें कि रूस नहीं मानेगा, रूस निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा, अगर मान लो कोई और फोर्सेज आती हैं तो फिर तो ये लड़ाई बंद नहीं होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद करता अमेरिका और उसको फोर्स करता निगोशिएशन के लिए, तो दूसरा जो रूस है उसको भी तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हो भी सकता है यूक्रेन को और मदद दी जाए और फिर यूक्रेन एक नए तरीके से लड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ने कजान पे या मॉस्कोवा पे जो उसने हिट किया, अगर उसको परमिशन मिले और अच्छे हथियार मिले, तो अगर वो रूस के मेन लैंड पे हिट करना स्टार्ट कर दे और भी तेज से, तो मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन रूस के अंदर भी जो पुतिन के अगेंस्ट जा सकती है। तो मुझे लगता है दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा, निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले दोनों अपने पक्ष को बढ़ाना चाहेंगे कि जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे तो उनकी निगोशिएटिंग पावर ज्यादा हो। बिल्कुल सर, निगोशिएशन पावर ज्यादा हो और कोशिश दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन को हथियार मिलने ही बंद हो जाए, और ये यूक्रेन भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। और इसी से जुड़ी एक खबर अपने दर्शकों को बता दे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है यूक्रेन, और मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है यूक्रेन, और ऑर्शनिक की तरह ही घातक मिसाइल बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है यूक्रेन। और यूक्रेन का टारगेट मॉस्को प्लान, जी हां, लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है यूक्रेन और मॉस्को तक हमले करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस यानी के जवाब में ये मिसाइल बनाई जा रही है। और ट्रम्बेटा को अपग्रेड करने की तैयारी है, 3000 प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। तो ड्रोन के बाद देखिए मिसाइलों का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी कि जो मदद मिल रही है उसका इस तरीके से इस्तेमाल भी यूक्रेन कर रहा है। निनाद सर, सवाल घूम फिर कर वहीं पे आते हैं कि जो ट्रंप और पुतिन पर जो बात हुई थी, एक आप इसे बेहतर समझा पाएंगे, एक ट्रेडिशनल
हिस्ट्री रही है रूस और अमेरिका की पॉलिसी की कि जहां जहां रूस की भूमिका ग्राउंड पर रही है, अमेरिका कभी भी हटा नहीं है तब तक जब तक कि या तो रूस निकल जाए या फिर अमेरिका की कोई बहुत शर्मनाक हार ना हो जाए। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हम देखें वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, हम वियतनाम वॉर से लेकर हम अफगान वॉर तक देखे, वहां भी जहां जहां रूस के पैर थे वहां वहां अमेरिका घुसा रहा, दशकों तक वो युद्ध को खींचता रहा। क्या यह मुमकिन है जहां पर सीधे रूस से लड़ाई चल रही हो, बीच में बिना युद्ध खत्म किए अमेरिका वापस आ जाए? क्या इसके डोमेस्टिक पॉलिसी, जो इंटरनेशनल पॉलिसी और जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है, उसके ये अगेंस्ट नहीं होगा? देखिए, जो शीत युद्ध था उस समय एक आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, चाहे लैटिन अमेरिका हो या कहीं और। अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटता था जब तक रूस को बहुत बुरी तरह घायल ना कर दे। अब शीत युद्ध का ये समय नहीं है, ये समय है अमेरिका फर्स्ट, जो मेक। सर ये तो युद्ध का समय है, अब तो शीत युद्ध भी नहीं, ये तो युद्ध है, नहीं, पर इट्स अ डायरेक्ट वॉर। ये युद्ध अमेरिका अगर कल अमेरिका विड्रॉ करता है यूक्रेन से तो यूक्रेन को बहुत दिक्कत होगी, अमेरिका को इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये पहलू जो है वो इसी पे इलेक्शन जीते हैं ट्रंप, तो उनका प्रॉब्लम यह है कि हम अपने देश को मजबूत करें और दूसरे देशों में अमेरिका का जो प्रभाव कम भी होता है तो हमें मंजूर है, क्योंकि हमें वापस आना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मैंडेट है उसमें मेरे को लगता है कि पहले महीने में ही, जैसे मैंने कहा, इस युद्ध को समाप्त करने में, और उसमें चाहे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, और डोनाल्ड ट्रंप तैयार रहेंगे रशिया के अगेंस्ट। क्योंकि एक बात हमें याद रखनी होगी कि रशिया की जो पूरी GDP है वो $3 ट्रिलियन है, अमेरिका की जो GDP है वो $35 ट्रिलियन है। तो अमेरिका को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला चाहे रशिया जीते या रशिया हारे। अमेरिका को फर्क पड़ता है कि उसकी खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उसकी खुद की कंट्री स्ट्रांग हो, और इसी के ऊपर वो अपने रिसोर्सेज अब खर्चेगा। तो पूरी दुनिया में, सिर्फ रशिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में चलेगा कि अमेरिका अपनी, और ये इंडो पैसिफिक में चलेगा, ये हर जगह चलेगा। अमेरिका अपनी पूरी ग्लोबल कमिटमेंट्स वॉर की कम करेगा और अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि यूक्रेन के लिए अब उल्टी घंटी शुरू हो गई। बिल्कुल, यूक्रेन के लिए दिक्कतें और शुरू हो गई, और खासतौर पर अब इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मूड में नहीं दिख रहे कि उन तक वो रसद या साजो सामान और पहुंचाया जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों की और बता दें कि यूक्रेन युद्ध पर यूरोपियन संघ से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन में सैनिक भेजने पर लगातार कोशिश कर रहा है या फिर उस पर सोच रहा है यूरोपियन यूनियन, और 20 जनवरी के बाद ही यूरोपियन यूनियन का फैसला इसको लेकर संभव है। यानी लगातार अब यूरोपियन यूनियन भी अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने पर चर्चा कर रहा है, इसको लेकर मंथन कर रहा है। तो यूक्रेन युद्ध में बैकफुट पर यूरोपीय संघ क्यों कहा जा रहा है? ये यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला टल गया है और यूरोपीय संघ के देशों में बढ़ा अंतर विरोध, और अमेरिकी भागीदारी के बिना फैसला मुश्किल है, ये साफ नजर आ रहा है। जी हां, 20 जनवरी के बाद ही यूरोपियन संघ यह फैसला ले सकता है, इसको लेकर अभी भी विचार चल रहा है। और 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद, यानी ट्रंप की शपथ लेने के बाद ही यह फैसला किया जाएगा। पांडे सर, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने का प्रभाव या उनके आने का इंपैक्ट सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा, वो पूरे डायमेंशंस पे पड़ेगा, नाटो के, यूरोपियन यूनियन के, क्योंकि इसको लेकर भी ट्रंप बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत कर चुके हैं या फिर इसको लेकर भी कई बार अपनी नाराज़गी दर्ज करा चुके हैं। देखिए, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश कुछ भी कहें, और उनकी जो है माली हालत बहुत खस्ता हो गई है इस युद्ध के शुरू होने के बाद। सप्लाई चेन जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं, और उनकी एनर्जी और फूड जो बैलेंसेस हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। और 18-19 को जो दिसंबर को ब्रसेल्स में जो मीटिंग हुई थी यूरोपियन देश के देशों की, उसमें ये कहा गया था कि भाई शांति जो सेना भेजी जाएगी उसमें भेजेंगे, लेकिन उनके देशों बीच में मतभेद रहा कि भाई हम इसको कौन फंड करेगा, क्योंकि सबको पैसे की जो है आवश्यकता है कि बिना फंड के ये वहाँ पर कैसे जाया जाएगा। और उनको पता है कि अगर वो जाएंगे उन सकता है कि रशिया उन पर भी अटैक कर दे। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से उनके बीच में अंतर्विरोध था। अब ट्रंप पर इसलिए दारोमदार बैठता है कि ट्रंप आने के बाद अपनी नीतियां जैसे बदलेंगे उसी प्रकार से बाकी देश भी करेंगे, और चाहते हैं ना कि बाकी देश जो है उनका जो फालतू में खर्च हो रहा है फंड इस वॉर की तरफ, वो रुकेगा और उनके जो बाकी डेवलपमेंट के काम है उस पर दिशा देख पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स उस क्षेत्र का जो है वो अभी तक इम्बैलेंस है, डिस्टर्ब होता रहा है दिन पर दिन, वो एक चिंता का विषय है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जैसे कि आपने बताया भी कि हथियार जो है लंबी दूरी के बनाए जा रहे हैं। अभी जो क्रिसमस को जो अटैक किया गया उसमें रशिया ने क्लेम किया है कि जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री के एनर्जी सोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगर ये इस बात में कर सच्चाई है तो निश्चित रूप से ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रभावित हुए होंगे।
तो कुल मिला के लबोलुआब ये है कि हम शांति की बात तो कोई करना चाहता नहीं, केवल ट्रंप की वजह के आड़ में ठीक जो है। बात हो रही है वो शांति की बात हो रही है। ठीक है, ट्रंप सस्पेंस बहुत बढ़ता जा रहा है समय के साथ। ट्रंप एक पीस टॉक का सेंटर बन गए इस वक्त पूरी दुनिया में। वाकई में अब ये बातें कितनी सही साबित होंगी 20 तारीख के बाद ये भी साफ हो जाएगा। और देखिए, इस बीच एक अलग खबर आ रही है। अजरबैजान विमान हादसे पर यूक्रेन का दावा सामने आया है। रूस ने हमले में विमान को मार गिराया, ये यूक्रेन ने दावा किया। कजाकिस्तान में क्रैश लैंडिंग के पीछे रूस, ये दावा है यूक्रेन का। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, इस दावे के पीछे सच्चाई क्या है, क्या आधार है इस दावे का? बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कल सुबह जब चेतनिया में यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के हमले हो रहे थे तो उसके जवाब में रूस एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था और उन्हीं मिसाइल में से किसी ने हिट किया अजरबैजान के इस प्लेन को, जिसकी वजह से फाइनली वो क्रैश कर गया। लेकिन आपने सही कहा कि सच्चाई क्या है। तो देखिए, सहयोग की बात यह है कि अजरबैजान के इस प्लेन के क्रैश का पूरा वीडियो पूरी दुनिया के सामने है, जिस वीडियो में साफ तौर पर उस प्लेन का लैंडिंग करते हुए कजाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि अगर उसे एयर डिफेंस से मारा गया होता तो वैसी स्थिति में गुंजाइश ये थी कि या तो वो प्लेन हवा में ही उड़ गया होता, हवा में ही वो नष्ट हो गया होता, या फिर उसमें आग लगी होती या उसके किसी बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा होता, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि पायलट ने कहा था कि सामने से पक्षियों का झुंड आ रहा है, तो अगर पक्षियों का झुंड, मान लीजिए कि पक्षी नहीं होकर ड्रोन भी है, तो वैसे कंडीशन में भी नुकसान ज्यादा होता। तो ऐसी स्थिति में पहली नजर में तो दिखता यही है कि वो पक्षियों के झुंड की वजह से ही क्रैश हुआ हो। लेकिन फिर हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच इस तरह की अदावत के बीच प्लेन क्रैश होना भी कोई नई बात नहीं है। 2014 में भी हमने देखा था कि किस तरह से MH17 प्लेन जो है सो क्रैश हुआ था और उसमें बिल्कुल। और यूक्रेन ने इस दुर्घटना पर भी सवाल उठा दिया रूस का नाम लेकर। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए मनीष। और चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे सभी एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन पांडे सर, शिवाज सर और हिनाज सेठ, सब आप सभी का शुक्रिया।